सानहा 9 मई में मुलव्वस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, क्रैकडाउन चल रहा है। ऐसे में एक सादा सा सवाल है कि पाक फौज के वो लोग जिन्होंने इस हमले के अंदर सहूलतकारी की वो कौन? जैसे साबिक कोर कमांडर लाहौर सलमान फैयाज गनी हैं, जिनके विजुअल्स भी सामने आए और हमने जिनाह हाउस के अंदर उनको और उनकी फैमिली को, उनके साहबजादे को देखा भी। उनके बारे में बताया ये जा रहा है कि अभी वो अपनी फैमिली के दरमियान नहीं है। इसका मतलब ये कि बिल्कुल उसी तरह फैमिली के दरमियान नहीं है जैसे खतीजा शाह फैमिली के दरमियान नहीं है। 9 मई के बाद जनरल आसिम मुनीर का ये कहा जाए कि रीबॉर्न हुआ है या एक दूसरा रुख या दूसरा रूप देखने को मिला है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और वो ये कह रहे हैं कि यकसा कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये यकीन दिलाया गया है लोगों को कि अगर बाहर सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है तो पाक फौज के लोगों का भी ट्रायल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सानहा 9 मई में मुलव्वस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, क्रैकडाउन चल रहा है। ऐसे में एक सादा सा सवाल है कि पाक फौज के वो लोग जिन्होंने इस हमले के अंदर सहूलतकारी की वो कौन? जैसे साबिक कोर कमांडर लाहौर सलमान फैयाज गनी हैं, जिनके विजुअल्स भी सामने आए और हमने जिनाह हाउस के अंदर उनको और उनकी फैमिली को, उनके साहबजादे को देखा भी। उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं, साथ वाले घर में जाके पनाह लेते हैं। अब साथ वाले घर में कौन था ये भी राज अब किसी के लिए राज नहीं है। वो भी उमर अता बंदयाल साहब से ताल्लुक़ रखनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारों की एक फैमिली थी। वहाँ पर वो दीवार फैलान के चले जाते हैं, उनको अमान मिल जाती है। लेकिन सलमान फैयाज गनी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? पाक फौज के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? पाक फौज में किन किन लोगों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की बातें हो रही हैं? आज इमरान खान तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोर्ट मार्शल मेरा किया जाएगा और फौजी एक्ट 1952 के तहत, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और वो समझ रहे हैं कि उनको इम्प्रिजन किया जाएगा, कैद किया जाएगा। लेकिन सादा सा सवाल यही है कि फौज के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है? फौज के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको समझने के लिए जो हालिया चंद रोज़ हैं, ख़ासतौर पे हालिया 1-2 हफ्ते, 9 मई के बाद की जो सिचुएशन है उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 मई से पहले मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि जनरल आसिम मुनीर का एक और रूप था। 9 मई के बाद जनरल आसिम मुनीर का ये कहा जाए कि रीबॉर्न हुआ है या एक दूसरा रुख या दूसरा रूप देखने को मिला है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। 9 मई से पहले हाफिज साहब बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे थे। 9 मई के बाद वो जहाँ जाते हैं वहाँ बताते हैं कि आनी हाथों से निपटा जाएगा। वो जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, जिन्होंने फौजी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया है, जिन्होंने अस्करी इदारों की सालमियत को नुकसान पहुँचाया है, उनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा और उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी, नो मैटर वॉट। और वो ये कह रहे हैं कि यकसा कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस बेसिस के ऊपर कि बहुत तगड़ा है, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो फौज से है या कुछ सिविल है, दोनों के खिलाफ यकसा अंदाज में कार्रवाई अमल में आएगी। अब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। इसके अंदर ना सिर्फ ये कि 3 स्टार जर्नैल होते हैं, 4 स्टार जर्नैल तो खुद आसिम मुनीर साहब हैं, 3 स्टार बल्कि 2 स्टार 1 स्टार भी मौजूद होते हैं, यानी बड़े की ऑफिशियल्स पाक फौज के मौजूद होते हैं। और ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है ये अमूमन 1-2 रोज़ तक चलती है, ज़्यादा तवील नहीं होती। लेकिन इस बार इतलात ये है कि ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरे 4 रोज़ तक चली है। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो स्केड्यूल था वो इजलास नहीं हो सका और उसकी वजह भी यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट नौयत के फैसलों की तौसीक कराना मकसूद था। यानी जो की ऑफिशियल्स बैठे हुए थे उनसे इंडोर्समेंट लेना था, उनके सामने ये विजन रखना था कि क्या करना है और कैसे करना है और किस तरह से लोगों को नकेल डालनी है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इतने की डिसीजंस की वजह से इसका जो स्पैन ऑफ टाइम है वो इंक्रीज हो गया और 4 रोज़ पर ये मुश्तमिल थी। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें की ऑफिशियल्स शामिल थे जो टॉप ब्रास है पाक फौज के, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब वो कौन से डिसीजंस हैं जो लिए गए हैं, इसको समझने के लिए भी हमें ज़रा क्विक फ्लैशबैक लेना पड़ेगा कि जब से सानहा 9 मई हुआ है तो आसिम मुनीर साहब क्या कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब उस वक्त वतन में नहीं थे जिस वक्त 9 मई को बुलवाइयों की तरफ से अटैक किया गया, और उस वक्त ये फोर्स ही किया जा रहा था क्योंकि घर वाले घर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है। उनकी अदम मौजूदगी में कुछ ऐसा होगा कि फ़ौज के अंदर बगावत होगी। और इमरान खान साहब भी यही समझ रहे थे कि जैसे फ़ौज के कुछ हल्के अपने चीफ के खिलाफ ऐसे वक्त में बगावत कर देंगे कि जिस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं है। ये बिल्कुल घिनौनी साजिश हुई। ये तो अल्लाह भला करे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का, जनरल साहिर शमशाद का, जिन्होंने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया और बड़ी इंटेलिजेंटली इस साजिश को नाकाम बनाया। लेकिन इसी दौरान जो कोर कमांडर लाहौर का कंडक्ट है वो हम सब लोगों ने देखा, यानी बीच में कुछ ऐसे अनासर मौजूद थे
جو उस तमाम तर साजिश को कामयाब होने के लिए रास्ता दे रहे थे। अब 9 मई के बाद सबसे पहले तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर कोर का दौरा किया, और पेशावर कोर जब दौरे पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद अफसरान और बल्कि जवानों से भी खिताब किया और उनको ऑन बोर्ड लिया, एतमाद में लिया। उनको बताया कि इस वक्त पाक फौज का विजन क्या है, पाक फौज क्या चाह रही है, पाक फौज का रोल क्या है, और इकट्ठे होने के लिए जो यूनिटी का जो मैसेज है वो दिया गया। पेशावर के बाद खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सियालकोट गैरिजन पहुंचे। सियालकोट गैरिजन की कोर वो है जिसको खुद जनरल आसिम मुनीर कमांड भी कर चुके हैं। वहां पर मौजूद जवानों और अफसरान से भी उन्होंने मोरलेस वही बातें की जो पेशावर में की। उसके बाद हमने आसिम मुनीर साहब का विजिट देखा लाहौर का। लाहौर में वो खुद जिन्ना हाउस गए। जिन्ना हाउस जाना बड़ा सिंबॉलिक था, बड़ा सिंबलिज्म था। ना सिर्फ ये कि जिन्ना हाउस में वो गए और वहाँ पे जाके उन्होंने ये पैगाम दिया कि वो जिन्ना हाउस के ऊपर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्होंने जो पुलिस है, पुलिस के जवानों और अफसरान से भी खिताब किया और उनको वाज़े पैगाम दिया कि आपने ना तो घबराना है ना ही डरना है, बल्कि जो आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बड़े पक्के पैरों के साथ, बड़ा स्ट्रांगली आपने यू हैव टू टेक ऑन टू देम। आपने उनको ना सिर्फ गिरफ्तार करना है बल्कि उनको करारवा की सज़ा भी देनी है। जिसके बाद हमने देखा कि पंजाब पुलिस का भी एक रीबॉर्न था। पंजाब पुलिस में भी जैसे एक नई रूह फूंक दी गई हो, जो इस वक्त डॉक्टर उस्मान अनवर की क़यादत में काम कर रहे हैं। और फिर हमने पाक फ़ौज के जवानों को और पंजाब पुलिस के ख़ास तौर पे एहलकारों को बड़ा स्ट्रांगली आते हुए देखा, कार्रवाइयाँ करते हुए देखा, पकड़ धकड़ को देखा। उसके बाद जनाब आसिम मुनीर साहब कोयटा जाते हैं और कोयटा में भी जो टॉप ब्रास है वहाँ की, उनके साथ खिताब करते हैं। वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं आसिम मुनीर साहब इस वक्त, उनका एक ही हदफ है, और वो हदफ ये है कि कहीं ना कहीं अगर कोई क्रैक्स हैं, कोई रिफ्ट्स हैं, अगर जवानों के अफसरान के ज़हनों में सवालात हैं तो उन सवालात को एड्रेस किया जा सके, उनका जवाब दिया जा सके। अब ये क्यों हो रहा है? आपको याद होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तो उनके दौर के अंदर कुछ ऐसी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, यानी मैं ये अगर कहूँ कि फेवरेटिज्म फौज के अंदर किया गया तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अपनी मर्जी के कुछ मेजर जनरल्स, तकरीबन 1 दर्जन मेजर जनरल्स हैं, जिनको जाते जाते लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। अब होना तो ये चाहिए था कि ये मामला छोड़ देते नेक्स्ट आर्मी चीफ के ऊपर, क्योंकि आप आउट गोइंग है, नया इनकमिंग है, वो समझता है कि उसने कैसे चलाना है मामलात को। लेकिन जाते जाते कुछ हर्डल्स क्रिएट की गई। वो इसलिए क्रिएट की गई, अमूमन लोगों के जहनों में ये ख्याल होता है कि अगर अपने लोगों को की अपॉइंटमेंट्स दे जाएंगे या की प्लेसेस के ऊपर, पोजीशंस के ऊपर रख जाएंगे, तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि कल को, यानी हमारे जाने के बाद भी 3-4 साल तक तो फौज के अंदर हमारी सेव होगी या हमारे फुटप्रिंट्स होंगे जिनको हम छोड़ गए। अब जनरल बाजवा ने कमाल महारत के साथ आसिम मुनीर साहब के आने से पहले पहले ये काम कर दिया कि वो चले भी जाए, इन केस अगर उन्हें निकाल दिया जाता है। वैसे तो बाजवा साहब जाना नहीं चाहते थे, वो एक्सटेंशन चाहते थे, लेकिन उसका दूसरा रास्ता उन्होंने ये अपनाया कि जाने से पहले मैं यहाँ पर अपने मनपसंद लोगों को लगा जाऊँ, ताकि इनकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो भी काम करने वाला है कम से कम मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना हो सके, या वो काम मेरी पॉलिसीज़ का तसलसल रिफ्लेक्ट करे। अच्छा, यही वो बात है जो इमरान खान साहब, उनके हवारियों और चाहने वालों को पता थी, और वो ये समझ रहे थे कि जो बाजवा साहब ने किया है, ये पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हुई है, इसका गम गुस्सा नीचे भी है। लोगों में जो क्रैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो कुछ हुआ है, लोग नाराज़ हैं कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दी गई हैं, हमारा हक छीना गया है। इसीलिए एट दिस पॉइंट इन टाइम लोग अपने उस गुस्से को खुलकर निकालेंगे। जिस वक्त हम उनको रास्ता देंगे गुस्सा निकालने का, तो वो लोग भी हमारे साथ आन खड़े होंगे। अब आसिम मुनीर साहब ने जिस वक्त बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ज्वाइन किया, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि ये जो सियासत फौज के अंदर हो रही है, इस सियासत को दफन किया जाए या इस सियासत को डिफ्यूज़ किया जाए, और वो लोग जो अभी रिजेंटमेंट लिए हुए अपने दिलों के अंदर, उनकी रिजेंटमेंट को भी दूर किया जाए, उनको गले से लगाया जाए और उनको करीब किया जाए। और वो लोग जो इन तमाम तर कार्रवाइयों के अंदर फौज के अंदर ही मुलव्विस रहे हैं, उनको करार वाकई सजा दी जाए, और ये गारंटी, ये मेक श्योर किया जाए उन जवानों और अफसरान को कि आपका हक नहीं मारा जाएगा, और जो लोग हक मारने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम आहनी हाथों से लेंगे, यानी उनको उनका कड़ा वक्त आन पहुंचा है। तो जहां जहां आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं, वो वहां पर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां बाहर कार्रवाई हो रही है, वहीं फौज के अंदर भी जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो लगा हुआ है, फिल्टर किया जा रहा है, छानने का अमल जारी है, और उस छांटी के अंदर जो मेरिट के ऊपर लोग हैं उनको आगे लाया जाएगा, और जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दी गई हैं या लोगों का हक मार रहे हैं या ठीक काम नहीं कर रहे, उनको हम ना सिर्फ पीछे धकेल देंगे बल्कि उनको करार वाकई सजा भी मिलेगी। अब उसी का ये समर है कि सलमान फयाज गनी समेत 176 अफसरान पाक फौज के बताए जा रहे हैं जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है।
یعنی جو فوجی قانون ہے، جو لینڈ آف دا لا ہے، اس کے مطابق ایکشن ہو رہا ہے. فوج کے اپنے اندر ایک سزا اور جزا کا نظام ہے جو بڑا سٹرونگ سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فوج ایک ادارے کے طور پر کھڑی ہے اور عاصم منیر صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اس ادارے کو بطور انسٹیٹیوشن مضبوط کرنا ہے. آج سے پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنا ہے. اب سلمان فیاض غنی صاحب جن کے والد صاحب خود ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، جن کی ہمشیرہ اور ان کے بھائی بھی سرونگ بریگیڈیئرز ہیں، جن کے بھائی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، یعنی خود ایک فوجی فیملی ہے اور ان کی بڑی سٹرونگ فوٹنگز ہے. ان کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی وہ اپنی فیملی کے درمیان نہیں ہے. فیملی کے درمیان نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ بالکل اسی طرح فیملی کے درمیان نہیں ہے جیسے ختیجہ شاہ فیملی کے درمیان نہیں ہے. بالکل ایسی جیسے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جن کو اٹھایا ہوا ہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، ان کی فیملیز پریشان ہیں. وہ اس لیے ہے کہ وہ ان سے دور ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح سلمان فیاض غنی کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے. ریسٹ اشور اور یہ یقین دلایا گیا ہے لوگوں کو کہ اگر باہر سویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے تو پاک فوج کے لوگوں کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے. اور 176 لوگ ایسے بتائے جا رہے ہیں جن کے خلاف یہ ایکشن ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں یقیناً یہ جو ٹرائل چل رہا ہے یہ کسی نہ کسی منطقی انجام کو پہنچے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے یا پروسیس ہوتا ہے وہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، بھنک بھی نہیں پڑتی ہے. لیکن جب یہ معاملہ منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد ایک خبر ضرور آ جاتی ہے اور اس خبر میں یہ بتا دیا جاتا ہے پریس ریلیز کی صورت میں کہ یہ لوگ تھے، ان کے خلاف یہ چارج شیٹ تھی اور اس الزام میں یہ جرم کی نوعیت اور کیفیت تھی، یہ سزا ہو گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں ابھی تو بڑی خاموشی سے پروسیس چل رہا ہے. یہ اس کا شور باہر نہیں ہے بلکہ اندر اس کا شور ضرور ہے. لوگوں کو ضرور پتہ ہے اندر کہ کیا ہو رہا ہے. باہر ابھی خبریں آنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اسی دوران بہت سے لوگ جو اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ عاصم منیر صاحب یہ جو جگہ جگہ جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب کے لیے چیلنج تو ہے. جیسے پی ڈی ایم سرکار کے لیے اس وقت اکانومی چیلنج بنی ہوئی ہے، اس طرح عاصم منیر صاحب کے لیے اپنے ادارے کو چلانا اور وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوگوں کا ایک طرف اعتماد بحال کرنا ہے اور دوسری طرف کارروائیاں بھی کرنا ہے. تو پیرل یہ دو دھاری تلوار ہے جس کے اوپر عاصم منیر صاحب چل رہے ہیں اور جس انداز میں چل رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ کامیابی ان کا مقدر ہوگی. مجھے ریحان داری کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.